Hello everyone, I am Annu and welcome again. We create jar folder. So friend, today we will discuss on your topic working capital management. इससे हमने लास्ट क्लास में कैपिटल बजटिंग को डिस्कस किया था। जिस तरह से हमने वहाँ पे जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ उससे रिलेटेड हमने कुछ पीवाईक्यू डिस्कस किए थे उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपके एनटीए नेट के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर भी हम सेम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो भी टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम एक क्लास रखेंगे जिसके अंदर इससे रिलेटेड पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे जो आपके लास्ट के 2 या 3 ईयर के अंदर आ चुके हैं, जिससे आपको वही कंसेप्ट की क्लियरिटी होगी और आप इजीली एग्जाम के अंदर क्या कर पाओगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो लेट्स स्टार्ट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल जो बिजनेस की उसको मैनेज करने की बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी 12th के अंदर, जैसे कि प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना, ये क्या था, वो मैनेजमेंट था। यहाँ पे हम किसकी मैनेजमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम मैनेजमेंट कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल की। तो आपकी वर्किंग कैपिटल क्या है, तो वर्किंग कैपिटल जो भी बिजनेस के अंदर जो भी आपकी डे टू डे बेसिस पे एक्टिविटी होती है ना, उनको रन करने के लिए जितने भी फंड की रिक्वायरमेंट होगी या फिर जो भी एक्सपेंस लगेंगे ना, वही है वर्किंग कैपिटल है। एक बिजनेस को अपने डे टू डे ऑपरेशन को स्मूथली कैरी आउट करने के लिए कितना फंड की रिक्वायरमेंट है, वही आपकी क्या है, वर्किंग कैपिटल है। तो क्लियर हुआ वर्किंग कैपिटल आपकी क्या है। अगर मैं वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बताऊं कि वर्किंग कैपिटल आपकी निकलेगी कैसे, तो कैसे निकलते हैं आपके वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये क्या आपकी वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, तो इसको ही क्या करना, मैनेज करना। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, इन दोनों के बीच के रिलेशन को मैनेज करना ही क्या कहलाएगा, आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द प्रॉब्लम is concerned with the problem that arise in attempting to manage the current assets। तो किस प्रॉब्लम से कंसर्न करता है, किस प्रॉब्लम को हैंडल करता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कि मैनेज करना करंट एसेट्स को और करंट लायबिलिटी को, और इनके बीच के अंदर जो रिलेशनशिप है जो एग्जिस्ट करता है, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को मैनेज करना, कि आपकी करंट वर्किंग कैपिटल इतनी ज्यादा ना हो बिजनेस के अंदर कि वो फंड ब्लॉक रहे, या फिर वर्किंग कैपिटल इतनी कम ना हो कि आप क्या ना कर पाओ, अपने शॉर्ट टर्म डेट्स को पे ही ना कर पाओ। ठीक है, तो इनके रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखना ही क्या कहलाएगा, आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहलाएगा। गोल क्या है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, इज टू मैनेज द फर्म्स करंट एसेट्स। गोल क्या है, मैनेज करना करंट एसेट्स को, करंट लायबिलिटी को, इस वे में दैट अ सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल इज मेंटेन। एक सेटिस्फैक्टरी लेवल है ना, वो मेंटेन रहे आपके बिजनेस में, किसका है, वर्किंग कैपिटल का। मैंने आपको पहले भी अभी बताया है कि दोनों को इस तरह से मेंटेन रखना कि कैपिटल जो आपकी वर्किंग कैपिटल है वो एक्स्ट्रा भी ना हो और वो इतने कम भी ना हो कि आप डेट ही पे ना कर पाओ। आगे क्या है, this is because if the firm cannot maintain a satisfactory level of working capital, it is likely to become insolvent। अगर कोई फर्म अच्छे से मेंटेन नहीं रखती satisfactory level of working capital, अगर उसके पास जो वर्किंग कैपिटल है वो insufficient है, वो डेट्स को पूरा करने के लिए कंप्लीट नहीं है जो वर्किंग कैपिटल का लेवल है, तो उस केस में क्या चांस है, कंपनी के इंसॉल्वेंट होने के, फर्म के इंसॉल्वेंट होने के चांसेस क्या वहां पर ज्यादा है। ये चीज क्लियर हुई। तो ईच ऑफ देम मैनेज एफिशिएंटली इन ऑर्डर टू मेंटेन, तो क्या करना है, मैनेज करना है एफिशिएंटली ऑर्डर में कि मेंटेन रहे फर्म के अंदर क्या, लिक्विडिटी ऑफ द फर्म, व्हाइल नॉट कीपिंग टू हाई, ना वो ज्यादा हाई हो लेवल और ना वो क्या हो, ज्यादा कम हो। तो एक एफिशिएंट लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल होना चाहिए बिजनेस के अंदर, और वो हम किसके अंदर स्टडी करेंगे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर क्या किया जाता है, उस लेवल को मेंटेन किया जाता है। इट इज क्लियर यहाँ पे। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट पोर्शन क्या है, आपका नेक्स्ट है नीड फॉर वर्किंग कैपिटल। बट इसको करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ डिटरमिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, जो डिटरमाइन करता है कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस में कितनी वर्किंग कैपिटल की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी, मतलब कि ज्यादा वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए या फिर कम वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। और ये हम सबको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस के अंदर जो लेवल है वर्किंग कैपिटल का वो क्या होगा, वो भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। क्योंकि हो सकता है कोई बिजनेस के अंदर जो उसका ऑपरेटिंग साइकिल है, हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, कि जो ऑपरेटिंग साइकिल है उसकी लेंथ लंबी हो, तो लंबी लेंथ होगी तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी, ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। अगर उस पर्टिकुलर बिजनेस की जो ऑपरेटिंग साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, वो कम है, तो वहां पर वर्किंग कैपिटल क्या होगी, कम रिक्वायरमेंट होगी। तो कुछ डिटरमिनेंट्स है जो डिसाइड करते हैं, जो डिटरमाइन करते हैं कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस में। तो सबसे पहला डिटरमिनेंट्स आपका क्या है, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला आपका है नेचर ऑफ बिजनेस।
इसके ऊपर डिपेंड, ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मेन डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस के अंदर कितनी कितनी वर्किंग कैपिटल की क्या है रिक्वायरमेंट है। हो सकता है कि आपका बिजनेस क्या है, सर्विस सेक्टर है या फिर आपकी रिटेलर शॉप है, तो उस केस में जो वर्किंग कैपिटल होगी ना उसकी कम रिक्वायरमेंट होगी। वहीं आपकी जो बिजनेस है वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो सिंपल सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपको रॉ मटेरियल को परचेज करना है, देन आप उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसको सेल करना, हो सकता है उसके डेटर कन्वर्ट हो जाए, फिर उसको कैश में कन्वर्ट करना है, तो आपकी क्या एक तरह से पूरी ऑपरेटिंग साइकिल है, तो ये लंबी हो सकती है, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल क्या होगी, ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे। तो नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करते हैं आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी रिक्वायरमेंट है। नेचर ऑफ बिजनेस क्या, सर्विस सेक्टर, रिटेलर सेक्टर है। रिटेलर क्या, आपने फिनिश गुड परचेज किया, देन डायरेक्टली उसको क्या कर दिया, कस्टमर को सेल कर दिया, तो वहां पे वर्किंग कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अब वहां पे आपका पैसा कहाँ ब्लॉक होगा, सिर्फ तब आप क्या करते हो, सामान को परचेज करते हो किसी होलसेलर से, उतना ही पैसा आपको किसकी फॉर्म में चाहिए, वर्किंग कैपिटल की फॉर्म में चाहिए। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के केस में तब आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, रॉ मटेरियल खरीदने से लेके दोबारा से वो कैश में कन्वर्ट होने तक का, उस टाइम पे के अंदर जितना भी आपका पैसा लगेगा, जितने भी आपके एक्सपेंस होंगे, वो सारा आपको उतने टाइम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल को इकट्ठा करना पड़ेगा उस पूरे टाइम पीरियड के लिए। तो वहां पे वर्किंग कैपिटल क्या होगी, आपकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। ये बात क्लियर। अगर मैं सेकंड फैक्टर की बात करूं, सेकंड फैक्टर आपका कौन सा है, टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर आपके बिजनेस में हैवी टाइप की टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, तो वहां पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितनी वर्किंग कैपिटल होनी होगी किसके अंदर, आपके बिजनेस के अंदर, ज्यादा लगेगी या फिर क्या लगेगी, कम लगेगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, कि जो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है वो आपको इजिली मिल रही है या फिर नहीं मिल रही। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने सप्लायर के पास सामान लेने गए, क्या आपका सप्लायर आपको क्रेडिट पे सामान सेल कर रहा है, अगर कर रहा है तो इस केस में क्या होगा, आप आपको कम कैपिटल, आपको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वहां पे आपको टाइम मिल रहा है, टाइम बेनिफिट मिल रहा है क्या करने का, पे करने का, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। लेकिन आपको इजिली क्रेडिट नहीं अवेलेबल हो रहा, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। ये चीज क्लियर। देन इसके बाद इसके बाद क्या आएगा आपका, इसके बाद आएगा आपका क्रेडिट पॉलिसी, कि आप जो अपने कस्टमर को क्या कर रहे हो, क्रेडिट पे सामान सेल कर रहे हो, वो उसकी वो पॉलिसी आपकी कैसी है, लीनियंट पॉलिसी है। लीनियंट का मतलब क्या, आप इजिली अपने कस्टमर को सामान सेल कर देते हो क्रेडिट के ऊपर, तो वहां पर आपको क्या होगा, ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, क्योंकि वहां पर ज्यादा टाइम लगेगा कैश को रिसीव होने में। लेकिन जो आपकी क्रेडिट पॉलिसी है वो क्या है, ज्यादा स्ट्रिक्ट है, आप काफी कम कस्टमर को क्या देते हो, सामान क्रेडिट पर सेल करते हो, तो वहां पे आप सेल करते हो तो मोस्टली आप क्या लेते हो, कैश रिसीव करते हो, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम रिक्वायरमेंट होगी। तो ये क्या था आपका क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी लीनियंट है, आप इजिली क्रेडिट पे सामान सेल कर रहे हो, तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर क्रेडिट पॉलिसी आपकी क्या है, स्ट्रिक्ट है, आप का सिर्फ ट्रस्टी कस्टमर को ही क्या कर रहे हो, क्रेडिट पे सामान सेल कर रहे हो, तो वहां पे आप मोस्टली सामान कैसे कर रहे हो कि सेल, कैश में, और आपको इजिली कैश मिल रहा है उसी टाइम, तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। और क्या फैक्टर हो सकते हैं आपके, एक फैक्टर हो सकता है आपका सेल एंड डिमांड कंडीशन, कि आपके प्रोडक्ट की सेल एंड डिमांड कंडीशन कैसी है। ठीक है, कि जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो मार्केट के अंदर कैसी है, कितना आपका प्रोडक्ट क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, सेल हो रहा है, तो इसके ऊपर भी क्या डिपेंड करेगा, आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या करेगी, डिपेंड करेगी। तो ये कुछ फैक्टर थे जो जिसके ऊपर क्या है, आपके फर्म में वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा हो गया फिर कम होगी, तो ये कुछ क्या थे हमारे डिटरमिनेंट्स है किसके, वर्किंग कैपिटल के। क्लियर। देन अब हम डिस्कस करते हैं नीड फॉर वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, सेल डू नॉट कन्वर्ट इनटू कैश इंस्टेंटली, जो हम सेल करते हैं वो एकदम से कैश में कन्वर्ट नहीं होता, ये हमें पता है। ठीक है, इनवेरिएबली अ टाइम लैग बिटवीन द सेल गुड्स एंड द रिसिप्ट ऑफ द कैश, तो हमारे पास जो टाइम लैग रहता है किसके बीच में, जैसे हमने सेल किया और हमें क्या मिला, कैश मिला, तो उसके बीच में कुछ टाइम लैग रहता है। ठीक है, आगे इसने क्या बोला, देयर फॉर अ नीड फॉर वर्किंग कैपिटल, उसी के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल की। क्लियर हुआ। इसको समझाने से पहले मैं आपको समझाती हूँ पहले ऑपरेटिंग साइकिल, फिर आपको ये जो पार्ट है वो अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, और काफी सारी कंफ्यूजन आपकी दूर होगी वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड। तो ये हमारी क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल है। तो देखो, अगर मैं पूरी ऑपरेटिंग साइकिल की बात करूं, तो सबसे पहले अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आपकी, तो सबसे पहले आप अपने सप्लायर से क्या करोगे, सामान परचेज करोगे। ठीक है, जैसे ही आपने अपने सप्लायर से सामान क्या किया, परचेज किया, तो वो आपके पास क्या आ गया, रॉ मटेरियल आ गया। देन रॉ मटेरियल को आप क्या करते हो, प्रोडक्शन प्रोसेस करते हो। देन रॉ मटेरियल पे क्या करते हो, आप प्रोडक्शन प्रोसेस करते हो।
फिर वो प्रोडक्शन प्रोसेस वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट होगा, देन फिर वो किस में कन्वर्ट होगा, आपका फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा। देन फिनिश गुड को आप क्या करते हो, सेल करते हो सकता है वो सेल कुछ कैश में हो और कुछ किस पे हो, क्रेडिट पे हो। अगर आप क्रेडिट पे सेल करते हो तो आपके डेटर या फिर क्या बन जाएंगे, वहां पे बिल रिसीवेबल बन जाएंगे। देन बिल रिसीवेबल या फिर डेटर से आपको क्या मिलेगा, बाद में कुछ दिनों बाद क्या मिलेगा, कैश रिसीव होगा। चीजें क्लियर हुई। देन ये आपकी क्या हुई, ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट हुई। तो इसका मतलब क्या, कैश से वापस कैश जनरेट होने में कितना टाइम लगता है, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, कि कितना टाइम लगता है एक पूरी साइकिल को कंप्लीट होने में। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको अच्छे से। सप्लायर से जैसे ही हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेज करने से लेके वो तब तक गोडाउन में रहता है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो है लेट्स से ऑलमोस्ट 60 डेज। क्लियर। यहाँ पे 60 डेज के बाद हम उसको क्या करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं। तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो चलता है ऑलमोस्ट 15 डेज तक। 15 डेज में मेरा रॉ मटेरियल किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनिश गुड्स के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे जस्ट क्लियर। देन फिर मेरे को क्या लगता है, मेरे फिनिश गुड बन गए। फिनिश गुड तब मैं सेल करती हूँ, तो सेल करने में मेरे को टाइम लगता है 30 डेज का। यहाँ पे एज्यूम करते हैं 30 डेज लगते हैं फिनिश गुड को क्या करने में, सेल करने में। तो तब मैं सेल करूंगी तो उस सेल से कुछ कैश जनरेट होगा और कुछ क्या होंगे, मैं क्रेडिट पे सेल करूंगी तो मेरे डेटर या फिर क्या होंगे, बीआर यहाँ से क्या होंगे, जनरेट होंगे। तो जब मेरे डेटर बने या फिर बीआर बने, तो वहां से जो कैश मिलता है मैं उनको देती हूँ अपना क्रेडिट पॉलिसी। ये मेरी कौन सी, वो क्रेडिट पॉलिसी वाला पॉइंट, कि आपकी क्रेडिट पॉलिसी कैसी है। तो जो मेरे डेटर है फिर जो बीआर बने, उनसे जो कैश मिलता है वो रिसीव होने में टाइम लगता है ऑलमोस्ट मान लो 30 डेज। ठीक है, मैंने जो उनको क्रेडिट टाइम पीरियड दे रखा है कितने का दे रखा है, 30 डेज का दे रखा है। तो 30 डेज में उनको क्या मिलता है, यहाँ से कैश रिसीव होता है। तो आपका क्या है, कुछ टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे देखो 60 प्लस आपका 15 डेज फिनिश गुड कन्वर्ट होने में, 30 डेज आपका डेटर कन्वर्ट होने में, 30 डेज डेटर से क्या होने में, कैश कन्वर्ट होने में। इज इज क्लियर। तो आपका टोटल जो टाइम लगा यहाँ पे कितना लगा, 135 डेज। तो 135 डेज की क्या आपकी पूरी ऑपरेटिंग साइकिल है। तो समझ में आया कि आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या है। तो ये 135 क्या आपका पूरा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है। तो यहाँ पर ये बताओ कि जो 135 डे तक आपने जो यहाँ पे कैश यूज किया, वो 135 डे बाद क्या हुआ, मेरे को वापस से रिटर्न हुआ ना। तो तब तक जो पूरा 135 डेज का जो प्रोसेस है, इसके दौरान आपके जो भी एक्सपेंस होंगे ना, वो आपको क्या करने पड़ेंगे, खुद से ही आपको बियर करने पड़ेंगे। इसी को मैं बोलती हूँ वर्किंग कैपिटल। तभी तो मैं बार बार बोलती हूँ कि वर्किंग कैपिटल का होना जरूरी है, कि जो 135 डेज का जो पूरा ऑपरेटिंग पीरियड है, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है, उसके दौरान जो होने वाले एक्सपेंस है उनको बियर करने के लिए आपके पास फंड अवेलेबल होना जरूरी है। इट इज क्लियर यहाँ पे अच्छे से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा सा और चेंज करूं, चेंज क्या कर सकती हूँ, मान लो कि आपका जो सप्लायर है, आपने उससे भी क्या किया, क्रेडिट पे सामान क्या किया था, परचेज किया था। तो यहाँ पे आपके सप्लायर से आपने क्या किया, क्रेडिट पे सामान परचेज किया। क्योंकि आपने अगर सेल क्रेडिट पे कर रहे हो तो परचेज भी तो क्रेडिट पे कर सकते हो ना। मान लो आपके सप्लायर ने दिया आपका 15 डेज का टाइम पीरियड क्या करने का, पैसे को रिटर्न करने का। तो आपको यहाँ से क्रेडिट कितना मिला, आपको क्रेडिट टाइम पीरियड कितना मिला, 15 डेज का, कि 15 दिन बाद आपको सप्लायर के पैसे लौटाने हैं। तो 15 डेज कम हुए ना, कि आपको 15 डेज का बेनिफिट मिला है। एक जो आपका एक्सपेंस है, आपको वहां पे 15 डेज का बेनिफिट मिला है, उस एक्सपेंस को क्या करने मिले, क्या करने के लिए, पे करने के लिए। तो आपका जो 135 डेज की जो ऑपरेटिंग साइकिल थी, इसमें से मैं अगर 15 डेज लेस कर दूं तो कितने दिन की आपकी ऑपरेटिंग साइकिल बची है आपके यहाँ पे, 120 डेज की। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग टाइम पीरियड कितना हुआ आपका, 120 डेज। और इस सिनेरियो में आपके पास 120 डेज के लिए एक्सपेंस करने के लिए क्या होना चाहिए, फंड अवेलेबल होना चाहिए। और जो फंड अवेलेबल होगा आपके पास, उसी फंड को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। तो आई थिंक क्लियर हुआ आपको ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। और यहाँ मैंने एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है, सेम एग्जाम्पल यहाँ पर। ठीक है, आगे क्या है देखो, वर्किंग कैपिटल साइकिल 120 डेज की है। नाउ द एक्सपेंस ड्यूरिंग दीज 4 मंथ्स यू हैव मैनेज दैट बाय योरसेल्फ। तो जो भी एक्सपेंस होंगे ये 120 डेज या फिर कह लो 4 मंथ्स के दौरान, तो आपको क्या करना है, उनको खुद से मैनेज करना है। यूर मनी विल बी बैक, आपकी मनी कब बैक होगी वापस से, 4 मंथ लेटर। ठीक है, देन 4 मंथ जो आपका है आर योर वर्किंग कैपिटल पीरियड, वो आपका क्या है, पूरे वर्किंग कैपिटल पीरियड है। और जो एक्सपेंस हुआ उन 4 मंथ के दौरान, वो एक्सपेंस आपके लिए क्या है, वर्किंग कैपिटल एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होंगे हम सबको पता है, आपको सैलरी पे करना पड़ेगा, आपको रेंट पे करना पड़ेगा, आपको रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। तो ये जो भी एक्सपेंस होंगे शॉर्ट टर्म नेचर के, जो आपकी करंट लाइबिलिटी एक तरह से आपकी है, ठीक है,
तो ये जो क्रिएट होंगे वो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से बियर करना पड़ेगा। और वो जब बियर कर रहे हो खुद से, उसके लिए आपके पास जो फंड अवेलेबल होना चाहिए वो क्या कहलाएगा, वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। और ये एक्सपेंस क्या कहलाएंगे, वर्किंग कैपिटल एक्सपेंस कहलाएंगे। आई थिंक आपको क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना क्या, नीड फॉर वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे सेम बात यहाँ पे लिख रखी है क्या, कि आपकी सेल एकदम से कैश में कन्वर्ट नहीं होगी, तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी फॉर्म में, करंट एसेट्स की फॉर्म में। ठीक है, जो डील करेगा किसके साथ, जो प्रॉब्लम अराइज होगी आउट ऑफ द लैक ऑफ इमीडिएट रियलाइजेशन ऑफ कैश। तो जो आपको कैश एकदम से रियलाइज नहीं हुआ, उस दौरान जो टाइम पीरियड था, पूरा वर्किंग कैपिटल जो टाइम पीरियड था, उसके दौरान जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी या फिर कह लो जो भी एक्सपेंस क्रिएट होंगे, उनको क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और वर्किंग कैपिटल किस फॉर्म में होगा आपके पास, करंट एसेट्स की फॉर्म में होगा। ठीक है, टेक्निकली दिस इज रेफर्ड एज द ऑपरेटिंग और कैश साइकिल। इसको हम ऑपरेटिंग या फिर कैश साइकिल भी बोल देते हैं। द कम्युनिकेटिंग फ्लो फ्रॉम कैश टू सप्लायर टू इन्वेंट्री टू अकाउंट रिसीवेबल एंड बैक इनटू द कैश इज व्हाट इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग साइकिल। इसको मैं क्या बोलती हूँ, ऑपरेटिंग साइकिल। सप्लायर से सामान परचेज, सप्लायर को कैश दिया, देन इन्वेंट्री से अकाउंट रिसीवेबल कन्वर्ट हुए, देन वो वापस से कैश में कन्वर्ट हुए। पूरा प्रोसेस क्या आपका ऑपरेटिंग साइकिल का है। क्लियर यहाँ पे। द इन अदर वर्ड द टर्म कैश साइकिल रेफर टू द लेंथ ऑफ टाइम नेसेसरी टू कंप्लीट फॉलोइंग साइकिल। तो पूरी लेंथ कंप्लीट करने के लिए फॉलोइंग साइकिल करनी पड़ती है। क्या आपकी, सबसे पहले कन्वर्जन करना कैश का इन्वेंट्री के अंदर, कन्वर्जन करना इन्वेंट्री का रिसीवेबल के अंदर, देन रिसीवेबल का वापस से कैश के अंदर। आई थिंक क्लियर आपको अच्छे से। कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो डू नॉट मैच, ये हम सबको पता है कि कैश इनफ्लो और आउटफ्लो मैच नहीं होता, कभी भी सेम एग्जैक्ट नहीं होता। फर्म हैव नेसेसरीली कीप कैश, तो फर्म को इतना कैश रखना जरूरी है, या फिर इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए उसकी लिक्विड सिक्योरिटी की फॉर्म में, कि तब वो क्या कर सके, मीट कर सके अपनी ओब्लिगेशन को। ठीक है, जो ड्यू हो चुकी है उनको क्या कर सके, मीट कर सके। सिमिलरली फर्म मस्ट हैव एडुकेट इन्वेंट्री, और एडुकेट इन्वेंट्री होनी चाहिए अपने आप को क्या करने के लिए, गार्ड करने के लिए, कि उसका प्रोसेस बीच में ही रुके नहीं। द फर्म हैव टू बी कॉम्पिटिटिव, दे मस्ट सेल गुड्स टू देयर कस्टमर। तो अगर कंपटीशन बनाए रखना है फर्म को, तो क्रेडिट पे सामान सेल करना पड़ेगा, और वहां पे हमें अपने कैश जो अकाउंट रिसीवेबल हमको भी होल्ड करना पड़ेगा। तो इन दिस केस, इन दिस वे द एडुकेट लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो इस केस में हमारे पास एडुकेट लेवल होना वर्किंग कैपिटल का काफी जरूरी है, क्योंकि हम स्मूथली अपनी सेल एक्टिविटी को क्या कर सके, सेल एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके। ठीक है, विच इन टर्न एनहांस द ओनर वेल्थ, और जो क्या करेगा, ओनर्स की वेल्थ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे अच्छे से। आई थिंक मेरे को लगता है कि आपको पूरा ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, क्यों नीड है वर्किंग कैपिटल की बिजनेस के अंदर, तो ये आपको क्लियर हुआ। वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, मेरे को लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो एक बार प्लीज वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना, और एक बार अच्छे से देखना, तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आपके डाउट क्लियर नहीं होते तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये आपका पूरा जो अभी हमने डिस्कस किया, पूरा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ये सेम यहाँ पे क्या कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, देन वर्क इन प्रोग्रेस स्टोरेज पीरियड आपका कितना होगा, देन फिनिश गुड्स, देन उसको डेटर में डेटर कलेक्शन पीरियड, और माइनस क्या कर दोगे आप, जो आपको सप्लायर से क्या मिला है, क्रेडिट पीरियड अलाउ हुआ है। ठीक है, ये आप उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। क्लियर यहाँ पे कुछ भी नहीं, बस आपको बता रखा है कि ऑपरेटिंग साइकिल है जो आपको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कि स्टोरेज पीरियड कितना हो कैसे कैलकुलेट करोगे, वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड कितना है, होल्डिंग पीरियड कितना हो कैसे कैलकुलेट करोगे। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, एवरेज स्टॉक कितना रॉ मटेरियल का, डिवाइड कर दो किससे, एवरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे, जो पर डे क्या हो रही है, कंजम्पशन हो रही है, उसकी एवरेज कॉस्ट से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। सेम वे में आपको क्या निकलेगा, वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड निकलेगा, कि एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री कितना है, डिवाइड कर दो किससे, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड आपका इसी तरह निकलेगा, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कितना है, देन एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर डे, कितना गुड सोल्ड कर रहे हो, कितनी कॉस्ट, कितनी अमाउंट का आप क्या करो, सेल कर रहे हो पर डे, उसे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, इसी तरह आप क्या करोगे, यहाँ पे ये निकाल लोगे। तो आपका नेक्स्ट क्या है, आपका टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल की, क्या क्या टाइप्स है किसके, आपके वर्किंग कैपिटल के। वर्किंग कैपिटल को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट आपका ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, एंड सेकंड आपका ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। वैल्यू के बेसिस पे कौन सा आपका ग्रोस वर्किंग कैपिटल, एंड सेकंड आपकी नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रोस वर्किंग कैपिटल आपकी क्या होगी, जो आपकी ग्रोस वैल्यू है, जिसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स। सिर्फ आप तो करंट एसेट को कंसीडर करोगे तो वो आपकी कहलाएगी क्या, ग्रोस वर्किंग कैपिटल।
ठीक है। देन नेट वर्किंग कैपिटल क्या होगी, तब आप करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी को माइनस कर दोगे, वो क्या निकलाएगा आपका नेट वर्किंग कैपिटल। सॉरी गाइस, थोड़ा सा माइक में आज प्रॉब्लम हो रखी है, तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। देन आपका सेकंड क्या है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या है, जो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पे क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है वर्किंग कैपिटल को। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पे आपका क्या है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल, जो आपकी क्या रहेगी, परमानेंट रहेगी थ्रू आउट द ईयर, जिसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होने वाला। एक तरह से आपकी फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल है कि आपको कोई भी बिजनेस है तो थ्रू आउट द ईयर उस बिजनेस में इतना पैसा तो लगा रहेगा वर्किंग कैपिटल के अंदर, वो आपकी क्या है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल। देन आपका सेकंड क्या है, फ्लक्चुएटिंग या फिर टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, जो सीजन के अकॉर्डिंग क्या होगी, फ्लक्चुएट होगी, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल, जो फिक्स नहीं है। इन सबको समझते हैं हम एक एग्जांपल के थ्रू कि आपकी नेट वर्किंग कैपिटल क्या है और आपकी ग्रोस वर्किंग कैपिटल क्या है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं स्टेशनरी शॉप का। एक स्टेशनरी शॉप है, ठीक है, जिसके पास जो कैश है अवेलेबल वो है 1 लाख रुपीज का, एंड जिसके पास जो इन्वेंट्री है वो हम एज्यूम करके चलते हैं यहाँ पे, मान लो 2 लाख रुपीज की क्या है स्टेशनरी शॉप के पास। तो ये जो करंट एसेट्स हैं, अगर ये इतने ही करंट एसेट्स स्टेशनरी के पास, तो ये क्या कहलाएगी, आप ये कहलाएंगी ग्रोस वर्किंग कैपिटल। चीज क्लियर हुई। अब नेट वर्किंग कैपिटल क्या होगी, तो मान लो स्टेशनरी शॉप के पास एक स्कूल का ऑर्डर क्या आया, स्कूल ने कहा स्टेशनरी शॉप को कि 1000 बुक की रिक्वायरमेंट है, स्कूल को ऑर्डर दिया स्टेशनरी शॉप को, तो स्टेशनरी शॉप ने जो प्राइस बताया पर बताया 100 रुपीज, ये क्या आपका सेलिंग प्राइस बताया स्टेशनरी शॉप। तो हो सकता है कॉस्ट प्राइस कुछ अलग हो, तो जो कॉस्ट प्राइस है वो हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे स्टेशनरी शॉप के लिए क्या है कॉस्ट प्राइस 80 रुपीज। तो जो भी इन्वेंट्री कम होगी, जो सेल करेगी स्कूल को जो स्टेशनरी शॉप, तो इन्वेंट्री कितने रुपए कम होगी स्टेशनरी शॉप के पास, 1000 बुक 80 की, तो 80 की इन्वेंट्री क्या हो जाएगी स्टेशनरी शॉप से कम हो जाएगी। वहीं पर स्कूल की बात करें तो स्कूल जो ऑर्डर दिया वो कितने का टोटल 1 लाख रुपीज का, तो यहाँ पे क्लियर। तो जैसे ही 1 लाख रुपीज का ऑर्डर दिया तो स्कूल, लेकिन स्कूल डिमांड क्या डिमांड रखी कि जो पेमेंट करेंगे वो आफ्टर 2 मंथ करेंगे, तो 2 मंथ बाद क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो 2 मंथ स्कूल वाले क्या बन जाएंगे, शॉप के बिल रिसीवेबल बन जाएंगे, पता है ना। तो स्कूल वाले अगर स्टेशनरी शॉप सामान सेल करता है क्रेडिट पे, तो डेटर या फिर बीआर बनेंगे, तो मान लो ये क्या बन गए, बिल रिसीवेबल। तो ये क्या है, स्टेशनरी शॉप के रिसीवेबल, कितने के टोटल रिसीवेबल हुए। लेकिन यहाँ से जो इन्वेंट्री कम हुई है स्टेशनरी शॉप की, वो कितने की कम हुई है, वो कम हुई है 80,000 की। तो 2 लाख का क्या था उसके पास पहले से आइटम था, अब 80,000 की क्या होगी, इन्वेंट्री कम हो गई क्योंकि सेल कर दी। तो टोटल इन्वेंट्री कितनी बची स्टेशनरी वाले के पास, 1,20,000 की, क्योंकि 80,000 की तो सेल कर दी। तो ये क्या होगी, अब टोटल करंट एसेट्स हो गई स्टेशनरी वाले के लिए। क्लियर यहाँ पे। अब यहीं पर यही ये इससे क्या है, टोटल करंट एसेट्स है। अगर मैं बात करूं करंट लाइबिलिटी की, तो मान लो इसने शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, जो किसकी, स्टेशनरी वाले की शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, कुछ पैसा बोरो कर रखा है, कहां से हो सकता है बैंक से कर रखा हो। लेट्स से एज्यूम हम कर लेते हैं 50,000 क्या कर रखे हैं, बोरो कर रखी, किसने, स्टेशनरी वाले ने। क्लियर यहाँ पे। और जो इसके आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है वो हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर कितने की, लेट्स से 10,000। क्लियर। तो टोटल करंट लायबिलिटी कितनी हुई स्टेशनरी वाले के पास, टोटल करंट लायबिलिटी 60,000 की, टोटल करंट लायबिलिटी कितने की है 60,000 की, एंड करंट एसेट्स कितने की टोटल, यहाँ पे आपकी 3,20,000 की, जिसके तो आपके नेट वर्किंग कैपिटल क्या होगी, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल होगी वो होगी 3,20,000 माइनस आपका क्या, आपका 60,000। ये क्या निकला यहाँ पे आपका नेट वर्किंग कैपिटल कितने निकली यहाँ से 2,60,000 की। तो इस नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ, इतना फंड की रिक्वायरमेंट है इसको, बिजनेस को, स्टेशनरी शॉप वाले को क्या करने के लिए, डे टू डे ऑपरेशन को रन करने के लिए 2,60,000 का। लेकिन अगर आपको याद हो हमने पढ़ा है कि जो फाइनेंस मैनेजर उसका काम क्या है, अच्छे से मैनेज करना करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी को, कि जो भी एसेट्स हैं और करंट लायबिलिटी है उनको इस तरह से मैनेज की जो वर्किंग कैपिटल निकले, नेट वर्किंग कैपिटल निकले, मिनिमम से मिनिमम निकले, कितना आइडल फंड ना पड़ा रहे बिजनेस के पास कि जो फर्म है उसको कहीं इन्वेस्ट ही ना कर पाए, ठीक है, कि फंड आइडल नहीं होना चाहिए। और कैसे मैनेज करने का, यहाँ पे कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो एग्जांपल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो मान लेते हैं
कि जो स्टेशनरी शॉप वाला है ना, वो जो फैक्ट्री से जहाँ से उसने बुक परचेज करा उस फैक्ट्री वाले से अब तो ने क्या कंसीडर किया कि कैश में पेमेंट की होगी, बट यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं फैक्ट्री वाले से उसने क्रेडिट पे सामान क्या किया है, परचेज किया है। तो यहाँ पे इसको क्रेडिट टाइम पीरियड मिला होगा, मान लो फैक्ट्री वाले ने उसको दिया 30 डेज का या फिर 1 मंथ का कहते हैं टाइम पीरियड दिया है, क्या करने के लिए, पेमेंट को करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही स्टेशनरी वाला क्या करेगा, क्रेडिट पे परचेज करेगा सप्लायर से, तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे, यहाँ पे बिल पेबल बन जाएंगे। इस क्लियर हुई? तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, बिल पेबल। तो जो बिल पेबल है वो कितने का है, तो लेट्स से हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं 1,50,000 के क्या है, बिल पेबल है किसके, स्टेशनरी वाले के। तो चीज क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। तो अब करंट लायबिलिटी कितनी हुई फर्म के पास, अब करंट लायबिलिटी हुई 60 ये एंड देन 1,03,000 की, तो टोटल हुआ 2,10,000। तो करंट लायबिलिटी कितने की यहाँ पे, 2,10,000 की। क्या इस चीज का टोटल नेट वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट सेम है 3,20,000 की, माइनस क्या कर देंगे यहाँ से, जो हमारी करंट लायबिलिटी है वो कितने की होगी, अब 2,10,000 की क्या होगी, करंट लायबिलिटी होगी। तो टोटल जो भी क्या निकल के आएगा अब यहाँ पे, नेट वर्किंग कैपिटल निकल के आएगी, आपकी कितनी आएगी, वो आपकी निकलेगी यहाँ पे कितनी, 1,10,000 की यहाँ पे। तो आप तक वर्किंग कैपिटल कितनी थी फर्म की, 2,60,000 की। आपको इंपैक्ट दिखाई दिया, जैसे ही फर्म ने क्या किया, अपना सामान सप्लायर से किसी उधार पर सामान परचेज किया, क्रेडिट पे सामान परचेज किया, जो नेट कैपिटल जो फंड की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 1,10,000। यही फाइनेंसिंग मैनेजर का काम है कि करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी को इस तरह से करना कि कम से कम नेट वर्किंग कैपिटल जो फंड है वो कम से कम क्या हो, रिक्वायर्ड हो, कम से कम अमाउंट हमें क्या हो, ठीक है। कि जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट बचेगी, अब जो भी डिफरेंस आए यहाँ पे, कितना आपका पहले कितना था, आपका जो 2,60,000 का अमाउंट, जो पहले 60,000 का क्या था अमाउंट था, अब वो अमाउंट कितना रहेगा, सिर्फ 1,10,000 का। तो जो भी डिफरेंस है, अब फर्म क्या को कहीं और इन्वेस्ट कर सकती है और वहां से रिटर्न जनरेट कर सकती है। तो आई थिंक आपको ये पूरा सिनेरियो क्लियर हुआ होगा कि कैसे मैनेजर जो भी फाइनेंसिंग मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी टोटल वर्किंग कैपिटल को अच्छे से मैनेज करना। यही आपका क्या है, नेट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, की वर्किंग कैपिटल को इस तरह से मैनेजमेंट करके चलना कि ज्यादा फंड ब्लॉक ना रहे बिजनेस के अंदर, जो बिजनेस है अपॉर्चुनिटी को भी अच्छे से ग्रैब कर पाए और अच्छे से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को भी क्या कर पाए, इंक्रीज कर पाए। तो क्लियर यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहीं पे बात करूँ, हमारे पास तीन अलग अलग फैक्टर है जो आपकी फर्म की कितनी करंट एसेट्स है कितनी करंट लायबिलिटी है उनको क्या करता है, मेजर करते हैं। आपका क्या, फर्स्ट आपकी वर्किंग कैपिटल, सेकंड आपकी क्या, करंट रेशियो, था करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ये हमने डिस्कस किया था रेशियो के अंदर, हमने काफी अच्छे से सारी रेशियो डिस्कस की है अपनी रेशियो वाली वीडियोस के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना, तो प्लीज मैं आपको रिकमेंड करूंगी पर वीडियो देखना। जितने भी डाउट ना के रेशियो से रिलेटेड, वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे वो वीडियो देख के। तो जो करंट रेशियो है वो क्या, आपका करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, जो शो करता है कितनी करंट एसेट्स होनी चाहिए करंट लायबिलिटी के कंपेयर में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं डालू तो कितना होगा आपका, 2,10,000 के आपके पास क्या है, करंट लायबिलिटी है एंड 3,20,000 के आपके पास क्या है, करंट एसेट है। तो आई थिंक 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा यहाँ पे आपका। तो ये आपका क्या निकलेगा यहाँ पे कि आपकी जो करंट एसेट्स है वो 1 रुपए से ज्यादा है, 1 रुपए की लायबिलिटी है, तो करंट एसेट्स 1 रुपए से क्या आपके पास ज्यादा है, क्या करने के लिए, अपने करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए, ठीक है। हो सकता है कोई भी ऐसा एक्सपेंस निकला है जो आपको शॉर्ट टर्म में क्या करना है, पे करना है, तो वो क्या काम आएंगी, करंट एसेट्स काम आएंगी। इस सफिशिएंट करंट एसेट का होना भी जरूरी है, ज्यादा कम भी ये नहीं होनी चाहिए। अगर कम हुई तो हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, अगर ज्यादा ही हुई, जो हमारे आइडल रेशियो जो हमने वहां पे पढ़ा था 2:1, 2:1 हमारी क्या थी, आइडल रेशियो। लेकिन अगर आइडल रेशियो से ज्यादा हुई, मान 2.5:1 हमारा निकला, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 रुपए की लायबिलिटी के कंपेयर में 2.5 रुपए की करंट एसेट्स है। ये भी अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा अमाउंट ब्लॉक है और उसको हम री इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जो कि हमने फर्स्ट सिचुएशन में देखा था। इस क्लियर हुई? तो ये हमारा क्या था, यहाँ पे एक कंसेप्ट था किसका, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो मैंने आपको अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू क्या किया है, क्लियर किया। इज क्लियर यहाँ पे? अब आपकी क्या है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल, ऐसी वर्किंग कैपिटल जो आपको डेली बेसिस, जो आपको एक फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। एक फिक्स वर्किंग कैपिटल बिजनेस को चाहिए ही चाहिए, जिस टाइप का नेचर है बिजनेस का, कि ये अमाउंट तो हमें रिक्वायर्ड है ही है, ठीक है ना।
ये तो हरदम क्या है, थ्रू आउट द ईयर इतनी वर्किंग कैपिटल तो बिजनेस के अंदर होनी जरूरी है। वो आपकी क्या होगी, परमानेंट वर्किंग कैपिटल। एंड फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल क्या है, जो टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगी, जो फ्लक्चुएट होगी, वो आपकी क्या होगी, फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। अगर मैं इसी एग्जांपल में देखूं, स्टेशनरी वाले एग्जांपल में, तो हो सकता है कि जो स्टेशनरी शॉप है ना, तो तब हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होता है, तो हो सकता है कि उस वक्त जो स्टेशनरी शॉप है उसकी बिक्री क्या होगी, उसकी सेल क्या होंगी, ज्यादा होंगी। तो उस वक्त उसको ज्यादा इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, और ज्यादा इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, एक इन्वेंट्री तो वो जो उसको थ्रू आउट द ईयर मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, कि उसकी हर साल इतनी बुक तो थ्रू आउट द ईयर तो सेल होंगी ही होंगी। लेकिन एक ऐसी इन्वेंट्री जो जहाँ पे क्या होता है, एक टाइम होता है जहाँ पे उसकी सेल क्या होंगी, ज्यादा होंगी। जो क्या होगा, आपका मानो जब आपका सेशन स्टार्ट होता है लाइक अप्रैल के टाइम पे, जब न्यू क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो उस पे सेल क्या होंगी, स्टेशनरी शॉप वाले की ज्यादा होंगी, और वहां पर ज्यादा सेल होंगी तो उसको इन्वेंट्री ज्यादा रखनी पड़ेगी, और ज्यादा इन्वेंट्री के लिए उसको ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, किसके अंदर, करंट एसेट्स के अंदर। ठीक है, तो वो आपकी जो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो आपकी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई है, वो क्या आपकी फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। और जो थ्रू आउट द ईयर उसको इन्वेंट्री मेंटेन करके स्टेशनरी वाले को, आपकी क्या है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल। तो ये क्लियर हुआ यहाँ पे अच्छे से, क्लियर। अब आगे क्या है, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा, जो मैंने जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन किया इस एग्जांपल के थ्रू, कि जो आपका फाइनेंशियल मैनेजर है, उसका मेन टास्क क्या है, मैनेज करना वर्किंग कैपिटल को एफिशिएंटली, ये इंश्योर करने के लिए कि सफिशिएंट लिक्विडिटी बनी रहे। ठीक है ना, इन दी ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज के अंदर, जो भी बिजनेस, जो भी ऑपरेशन कर रहा है एंटरप्राइज, उसके अंदर सफिशिएंट लिक्विडिटी हो। क्लियर, द लिक्विडिटी ऑफ अ बिजनेस फर्म इज मेजर्ड बाय इट्स एबिलिटी। तो जो लिक्विडिटी फर्म की, किससे मेजर की जाएगी, कि वो कितनी जल्दी अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को कितनी अच्छे से क्या कर रहा है, पे कर रहा है, तब वो क्या जाते हैं, ड्यू हो जाते हैं। तो 3 बेसिक मेजर है फर्म की ओवरऑल लिक्विडिटी देखने के लिए, मैंने अभी बताया, नेट वर्किंग कैपिटल, करंट रेशियो और आपकी एसेट टेस्ट रेशियो। क्लियर, फिर आगे क्या है, नेट वर्किंग कैपिटल एज अ मेजर ऑफ लिक्विडिटी इज नॉट वेरी यूजफुल फॉर कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट फर्म। यहाँ पे हम जो वर्किंग कैपिटल है ना, उससे परफॉर्मेंस को मेजर नहीं कर पाएंगे एक फर्म के दूसरे फर्म के साथ। लेकिन इंटरनल कंट्रोल के लिए आपकी नेट वर्किंग कैपिटल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लियर यहाँ पे, इंटर्न इन अनदर वर्ड, द गोल ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो तो गोल है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, वो क्या है, मैनेज करना करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी को इस वे में कि आपकी एक्सेप्टेबल लेवल बना रहे, किसका, नेट वर्किंग कैपिटल का। और हमने एग्जांपल के थ्रू समझा कि किस तरह से क्या करना है, मैनेज करना है, किसको, फाइनेंसिंग मैनेजर को, कि ज्यादा फंड ब्लॉक ना रहे आपका बिजनेस के अंदर। इज इज क्लियर यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो इसको हम कल की क्लास में डिस्कस करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या है, देन स्कोप ऑफ कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, जिसके अंदर हम दो पढ़ेंगे, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, एंड देन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग। अगर इसको आज की क्लास में डिस्कस किया तो क्लास काफी लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देन बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।